हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय वीडियो। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आऊँ, कंपनी लॉ का ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये चैप्टर आपको इंटरमीडिएट में भी मिल जाएगा। ये चैप्टर आपको जो है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स बीकॉम कर रहे हैं तो कंपनी लॉ वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आप ऑडिट एंड ऑडिटर्स यहाँ से आप सीख सकते हैं। यहाँ पे इलेबोरेटेड तरीके से आपको ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ठीक है। तो अब हम कंपनी लॉ में जब देखते हैं तो चैप्टर 10 जो है वो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का है कंपनी लॉ में, ठीक है, सीए इंटर में। लेकिन जो इंटर के भी नहीं है वो भी इसको देख सकते हैं, अगर उनके सिलेबस में है, ग्रेजुएशन के सिलेबस में चैप्टर, तो वो लोग भी देख सकते हैं। तो आज हम जो है इसमें ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे तो देखते हैं। तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल एंड रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन, यानी कि भैया ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो किस तरीके से ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो वो सब पढ़ेंगे। ऑडिटर को किस तरीके से भगाया जाता है, रिमूव करा जाता है, तो उसके भी प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑडिटर अगर रेजिग्नेशन यानी कि वो इस्तीफ़ा दे दे, वो खुद छोड़ के चले जाए, तो उसके क्या प्रोविजंस कंपनी लॉ में बता रखे हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की, एक ऑडिटर की एज अ ऑडिटर उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और ऑडिटर की रेमुनरेशन, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। तो कि ऑडिटर की पावर क्या है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 144, और उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी प्लस ब्रांच ऑफिस और पेनल्टी फॉर कंट्रीब्यूशन, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर जो है कैसे अपॉइंट होता है, कैसे वहाँ से निकाला जाता है, ब्रांच ऑफिस की ऑडिट कैसे होती है, और अगर ऑडिटर ने कोई गलती की है तो उसकी पेनल्टी क्या है, पेनल्टी फॉर कंट्रीब्यूशन। ये हमारे जो है चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट की, ऑडिटर किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 139 में लिखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑडिटर का मतलब क्या होता है। तो सबसे स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटर। तो भैया ऑडिटर क्या है, आपने ऑडिट पढ़ा होगा। तो ऑडिट में ये बता रखा है कि ऑडिट उसमें ये बता रखा है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Audit is an independent examination of a financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and a legal form, with a view to express an opinion thereon। तो ये ऑडिट में बता रखे कि व्हाट इज ऑडिट। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ऑडिटर कौन होता है। ऑडिटर, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिटर। तो ऑडिटर का मतलब क्या है, कंपनी लॉ में ऑडिटर की डेफिनेशन ये बता रखी है कि पर्सन ऑथोराइज्ड, ठीक है, वो पर्सन जो ऑथराइज्ड हो, ठीक है, जिसके पास पावर हो रिव्यू करने की, वेरीफाई करने की, ठीक है, और जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को जो है चेक करता हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को चेक करता हो, प्लस वो ऑल्सो इंश्योर दैट वो भी इंश्योर करे कि कंपनीज कंप्लाई विद द स्पेसिफिक लॉज, कि कंपनीज जो है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कंपनी ऑडिट के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये कंपनी लॉ का चैप्टर है। तो ऑडिटर को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा क्या कंपनी ने उस पर जो एप्लीकेबल जो है स्पेसिफाइड लॉस है, क्या उसने कंप्लाई किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या है, मेरे साथ चलिए याद कीजिए, ऑडिटर क्या है। तो ऑडिटर इज अ पर्सन ऑथोराइज, ठीक है, ऑथोराइज किसके लिए, विद अ व्यू टू रिव्यू और वेरीफाई ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द कंपनीज कंप्लाइड विद द स्पेसिफाइड लॉस, कंपनी कंप्लाइज विद द स्पेसिफाइड लॉस, तो उसको ऑडिटर कहा जाता है। तो ऑडिटर मतलब कि एक पर्सन जो ऑथराइज कौन करता है, ऑथराइज आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि शेयर होल्डर्स ऑथराइज करते हैं, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो है कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करता है, तो वो ऑथराइज करता है, ठीक है। और रिव्यू, भाई ऑडिटर जो है वो ऑडिट भी करता है, रिव्यू भी करता है, ठीक है। और वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी एक्यूरेसी को जो है वेरीफाई करता है, और कंपनी ने क्या जितने भी स्पेसिफाइड लॉस एप्लीकेबल थे कंपनी पे, क्या उसका कंप्लाई कर रही है कंपनी, तो उसको जो है ऑडिटर कहा जाता है, उसको ऑडिटर कहा जाता है। ये आपको जो नोट्स है, क्रिप्स नोट, ये आपको मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको वहाँ से आप इसको ले भी सकते हैं, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके जो है इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं कि अब भैया ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करती है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए बेसिक पॉइंट्स जो हैं,
तो बेसिक पॉइंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए, तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं, तो आप देखोगे कि मैंने जो है बहुत क्रिप्स, बहुत जो है कंसाइज वे में जो है इसको बना रखा है, ठीक है। तो आप इसको तुरंत पढ़ के समझ भी जाएंगे। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि भैया देखना कि अपॉइंटमेंट एट फर्स्ट एजीएम वेदर इंडिविजुअल और फर्म, ठीक है, कि जो ऑडिटर है, ऑडिटर हमेशा पहली एजीएम में जो है, ऑडिटर हमेशा फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होता है, ठीक है। जब अब आपने चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ, तो आपको पता होगा कि कोई नई कंपनी होती है तो नई कंपनी को जो है 9 महीने के अंदर अपनी पहली एजीएम रखनी होती है। आपको याद होगा 9 महीने के अंदर अपनी पहली एजीएम, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको 6 मंथ्स के अंदर अपनी एजीएम रखनी होती है, फर्स्ट एजीएम कहते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो तो अपने जो है वो कहते हैं जो उनकी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें फर्स्ट एजीएम रखनी होती है। लेकिन जो फर्स्ट एजीएम नहीं, एजीएम रखनी होती है, लेकिन जो न्यू कंपनी होती है उनको फर्स्ट एजीएम 9 महीने के अंदर रखनी होती है। तो यहाँ सिर्फ न्यू कंपनी के बारे में बात कर रही हो कि न्यू कंपनी के बारे में, कि जो नई कंपनी है तो उसमें जो उसकी फर्स्ट एजीएम होगी तो वहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, भले ही वो इंडिविजुअल हो या फिर वो फर्म हो, ठीक है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, मतलब कि इंडिविजुअल ऑडिटर भी अपॉइंट किया जा सकता है और ऑडिट फर्म भी अपॉइंट की जाती है। ऑडिट फर्म में जो उसके पार्टनर्स होंगे वो सारे के सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, और वो जो हैं उन सबको एक बार में जो है अपॉइंट किया जाता है एज अ ऑडिट फर्म के नाम से, ठीक है। और वो अगर कहते हैं जो फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ना, फर्स्ट एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो वो ऑफिस को होल्ड करके रखेगा, यानी कि उसकी ऑडिटर, वो ऑफिस को होल्ड करके रखेगा, यानी कब तक उसका ऑडिटर बना रहेगा। तो फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टू कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, ठीक है। तो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा, यानी फर्स्ट एजीएम की कंक्लूजन से लेकर सिक्स्थ एजीएम की कंक्लूजन तक, यानी मैं ये कह सकता हूँ 5 साल तक, है ना। आप देखिए फर्स्ट एजीएम से सिक्स्थ एजीएम 5 साल, क्योंकि फर्स्ट एजीएम है, ठीक है, फर्स्ट एजीएम में के कंक्लूजन में अपॉइंट हुआ है और वहां से सिक्स्थ एजीएम तक जाएगा, तो इसमें आप काउंट करके देखिए 2 3 4 5 6, तो 5 साल बैठ रहे हैं, ठीक है। तो 5 साल तक ऑडिटर, यानी कि कंपनी की जब छठी एजीएम होगी ना तो वहां तक वो ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है। वहां तक वो ऑडिटर अपॉइंट होता है, और उसके अपॉइंटमेंट से पहले, बिफोर अपॉइंटमेंट, रिटर्न कंसेंट फ्रॉम द ऑडिटर एज पर कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो भैया ऑडिटर की रिटर्न कंसेंट भी चाहिए कि ऑडिटर क्या वो हमारी कंपनी में ऑडिटर बनना चाहते हैं, उनकी रिटर्न कंसेंट उनकी अपॉइंटमेंट से पहले चाहिए होगी, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंटमेंट से पहले, ठीक है, एज पर कंडीशन प्रिस्क्राइब, जो हम आगे कंडीशन पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में हम कंडीशन जो आगे पढ़ेंगे बताऊंगा। तो चलिए अब आगे इसके बाद पढ़ते हैं कि रूल्स फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कंपनीज, ठीक है, कि भैया ऑडिटर की सिलेक्शन और उसके अपॉइंटमेंट के क्या रूल हैं, वो कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 में जो है ये बात बता रखी है, ठीक है। तो इसी को आज हम पढ़ते हैं इलेबोरेट करके, ठीक है। तो चलिए प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन यानी कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन के क्या प्रोसीजर हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी में आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, और कंपनी में एक ऑडिट कमेटी भी होती है, ठीक है। तो कंपनी में ऑडिट कमेटी भी होती है जो क्या करती है, ऑडिट कमेटी का काम होता है कि ऑडिटर्स की अपॉइंट करना, ऑडिटर्स की जो है मैनेजमेंट, और ऑडिटर्स के बीच में जो है मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में ऑडिट कमेटी क्या डिसाइड करती है कि ऑडिटर को जो है, ऑडिटर को क्या चीज़ जो है हेल्प करनी चाहिए। आप आप जो है ऑडिट सब्जेक्ट में आप पढ़ते होगे, और ऑडिट कहते हैं ऑडिट कमेटी के बारे में, तो वही चीज़ है। तो अगर हम पढ़ते हैं कि प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में, कि ऑडिटर की कैसी सिलेक्शन होती है, तो कंसिडरेशन ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो बोर्ड और ऑडिट कमेटी भी जो है ना, बोर्ड और ऑडिट कमेटी क्या करती है कि जब ऑडिटर की जब अपॉइंटमेंट करी जाती है ना, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं। हाँ, ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की या एक फर्म की कैरिड फॉर अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंट होने वाला है, जो फर्म या इंडिविजुअल अपॉइंट होने वाला है, तो उसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो है कंसिडर करती है कौन, बोर्ड, या बोर्ड नहीं, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, ठीक है। और क्या चेक करती है कि एनी ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ अ प्रोफेशनल कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर प्लस एनी इंफॉर्मेशन एस बोर्ड और ऑडिट कमेटी में डीम फिट, यानी कि
अगर कोई ऑडिटर है, जैसे समझ लीजिए कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और ऑडिट कमेटी हैं वो बैठे हुए हैं, और वो अपना जो ऑडिटर जो है फर्स्ट एजीएम में जो है अपॉइंट करना चाहते हैं, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करना चाहते हैं। तो ऑडिट कमेटी ने जो है एक ऑडिट फर्म का जो है नाम दिया, लेट से कोई बिग फोर हो गई, केपीएमजी हो गई, चलिए केपीएमजी ने कोई भी ऐसी छोटी मोटी जो है ऑडिट फर्म का नाम दे दिया, ठीक है, ऑडिट फर्म का नाम दे दिया और बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया, तो उस अप्रूवल से पहले बोर्ड जो है या ऑडिट कमेटी जो भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होने वाली है तो उस पर कोई भी ऑर्डर या पेंडिंग प्रोसीडिंग ऑफ अ प्रोफेशनल कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर, यानी कि जो ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है ना प्रपोज्ड ऑडिटर, उस पे क्या कोई कोर्ट का या एनसीएलटी का पहले पास्ट में ऑर्डर आ चुका है या उस पे कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है, यानी उस पे कोई केस चल रहा है। मैंने क्या कहा, या तो पास्ट में कोई ऑर्डर कोर्ट ने या एनसीएलटी ने उस पे दिया है या फिर उस पे कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग केस चल रहा है, किस लिए, ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, यानी कि उसने कोई ऐसी हरकत करी जो कहते हैं ऐसा ऑडिटर, एज ऑडिटर जो है उसने अपनी पोजीशन का मिसयूज करा और प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए उस पर पहले कोई ऑर्डर आ चुके हैं या फिर उस पर केस चल रहा है, तो वो जो है वो क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी जो है उसको भी जो है वो लोग भी उसको कंसिडर करेंगे, ये चीज़ भी वो लोग देखेंगे कि क्या ऑडिटर पे ये कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है, क्या उस पर कोर्ट का कोई केस चल रहा है या फिर वो फ्री है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो बोर्ड और ऑडिट कमेटी भी जो है इस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और साथ साथ एनी अदर इंफॉर्मेशन एज बोर्ड और ऑडिट कमेटी डीम फिट, इसमें सीधा लॉ में ये बता रखा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को सही लगता है में डीम फिट, वो भी वो ऑडिटर से मंगवा सकते हैं, वो भी ऑडिटर से मंगवा सकते हैं। तो समझ आ गया आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको बारे में बताऊंगा मैं कि ऑडिट कमेटी होती क्या है। ऑडिट कमेटी जो है, ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड किन कंपनियों का है, किन कंपनी को रिक्वायर्ड ना है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होते हैं एज पर कंपनी लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑडिट कमेटी क्या होती है, तो ऑडिट कमेटी जो है एक तरह की कमेटी होती है और उस कमेटी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बैठे होते हैं। उस कमेटी में भी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ऑडिट कमेटी में भी एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बैठे होते हैं जो फॉर्म करके एक ऑडिट कमेटी बनाते हैं। तो हमारा सवाल है कि सर किन कंपनियों को जो है ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड है और किन को नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो किन कंपनियों को रिक्वायर्ड है कहते हैं ऑडिट कमेटी फॉर्म करना, तो रिकमेंड द नेम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी का पहले यहाँ पे काम बताया गया है कि ऑडिट कमेटी जो है वो क्या करती है, कहते हैं ऑडिट कमेटी अगर कोई कंपनी है जिसको ऑडिट कमेटी एज पर कंपनी लॉ रिक्वायर्ड है कि कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो ऑडिट कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी एक इंडिविजुअल या फर्म को एज ऑडिटर, बोर्ड को अपॉइंट करेगी। मैंने क्या कहा कि ऑडिट कमेटी जो है अगर कोई कंपनी है, सीधा मेरी बात समझिए कि कोई कंपनी है और उस कंपनी को जो है अगर ऑडिट कमेटी फॉर्म करने की ज़रूरत है एज पर कंपनी लॉ, तो वो ऑडिट कमेटी फॉर्म तो होगी ही, कंस्टिट्यूट तो होगी, और फिर उसका काम क्या होगा, अगर वो रिक्वायर्ड है फॉर्म करना तो उसका काम क्या होगा कि भैया वो या तो इंडिविजुअल को या ऑडिट फॉर्म का नाम जो है प्रपोज्ड ऑडिटर जो भी होगा उसका नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, अगर ऑडिट कमेटी कंपनी लॉ के हिसाब से फॉर्म करना, कंस्टिट्यूट नहीं करने की जरूरत है, तो उस केस में बोर्ड टू रिकमेंड इंडिविजुअल और अ फर्म मेंबर टू इन द एजीएम, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, वो खुद रिकमेंड कर देगा इंडिविजुअल को या ऑडिट फर्म को, ऑडिट फर्म का नाम जो है जो उनका प्रपोज्ड ऑडिटर होगा, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को यानी मेंबर्स को जो है रिकमेंड करेगा, और फिर मेंबर्स का जो शेयर होल्डर्स होते हैं मेंबर्स, उनकी डिसीजन है कि उनको उसको अपॉइंट करना है या नहीं करना है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे ये चीज। तो कंपनीज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। अब आपके मन में यही सवाल उठ रहा था कि सर किन कंपनियों को ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड है कि फॉर्म करना ही है, ठीक है, किन कंपनियों को रिक्वायर्ड है, किन कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने आईसीआई मॉड्यूल से देख के आपके लिए क्लिप्स और शॉर्ट नोट बना रखे हैं। तो देखिए
जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी मतलब सर, लिस्टेड कंपनी मतलब वो जिनके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो है उनकी जो कहते हैं शेयर्स हैं वो लिस्ट हो रखे हैं, उनकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो कैपिटल है वो उनकी जो है वहाँ लिस्ट हो रखी है, और इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और उनके शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, तो सब लिस्टेड कंपनीज होती हैं। आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं। तो लिस्टेड कंपनीज जो हैं, सारी की सारी लिस्टेड कंपनी को जो है ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना कंपलसरी एज पर लॉ, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अब जो 3 क्राइटेरिया मैं बताऊंगा ना, ये वो कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है लेकिन स्टिल इनको जो है ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो दूसरी कंपनी क्या है, सारी की सारी पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी आपने पढ़ा होगा कि पब्लिक कंपनी जो है कहते हैं पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, सॉरी कहते हैं पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो पब्लिक कंपनी में भी आप देखोगे कि एक लिस्टेड कंपनी होती है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अब यहाँ अनलिस्टेड, तो जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज तो ऊपर आ गई, तो जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, जितनी भी पब्लिक कंपनी है, अब यहाँ पे अनलिस्टेड की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि सारी की सारी लिस्टेड कंपनियां तो ऊपर के कैटेगरी में कवर हो गई। तो जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिनकी पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल आप समझते हैं ना, पेड अप कैपिटल यानी कि कंपनी कहते, आपने पढ़ा होगा कि 12th में आपने पढ़ा होगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है, पेड अप या इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है, तो पढ़ा है ना आपने। तो पेड अप शेयर कैपिटल तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। तो पेड अप शेयर कैपिटल जिन कंपनी की 10 करोड़ या उससे ज्यादा की है, जिन कंपनी की 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, तो उनको ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करने रिक्वायर्ड है। सारी की सारी पब्लिक कंपनी जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, तो उनको भी है रिक्वायर्ड करना। और सारी की सारी पब्लिक कंपनी जिनका एग्रीगेट, यानी कि क्या एग्रीगेट, आउटस्टैंडिंग उन पे जो लोन चल रहे हैं, बोरोविंग्स हैं, डिबेंचर्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, इन सब का जो एग्रीगेट है प्लस करके वो 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तो ठीक है। तो मेरे साथ याद करेंगे कि कौन सी कंपनीज को जो है रिक्वायर्ड है ऑडिट कमेटी जो है ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना। तो 4 कंपनीज थी, सारी की सारी लिस्टेड कंपनी, वो वाली पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, वो वाली पब्लिक कंपनी जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, और वो वाली पब्लिक कंपनी जिनका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिबेंचर, डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। 100 करोड़ और मोर लिखा है, 50 करोड़ और मोर, ठीक है। अब रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी यानी कि अब क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंपनी है जिसको ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना जरूरी है, तो ऑडिट कमेटी क्या करती है, ऑडिट कमेटी जो है कहते हैं इंडिविजुअल या फर्म का जो नाम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करती है। तो हम इसी के बारे में अब यहाँ पे प्रोविजन पढ़ेंगे। तो इसका क्या प्रोविजन है कि रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है, कि अगर मान लीजिए, अब पहले आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, और कंपनी में ऑडिट कमेटी है। मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है, जैसे जोमेटो है, ठीक है। अब जोमेटो लिस्टेड कंपनी है, जोमेटो में ऑडिट कमेटी भी फॉर्म होगी, ठीक है, ऑडिट कमेटी फॉर्म होगी। जोमेटो की ऑडिट कमेटी ने जो है मिस्टर एक्स एंड सन्स एसोसिएट्स जो है ऑडिट फॉर्म है, वो जो है ऑडिट कमेटी को पसंद आ जाता है नाम, वो जो है ऑडिट कमेटी को पसंद आ जाता है नाम, और ऑडिट कमेटी जो है वो नाम एज अ ऑडिटर, ऐसा प्रपोज्ड ऑडिटर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड कर देते हैं। और अगर कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री हो जाते हैं तो वो आगे क्या करते हैं, वही जो है जो कहते हैं वही नाम जो है एजीएम में मेंबर्स को रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड डिसएग्री हो जाएंगे उस नाम से, तो फिर क्या होगा कि वो रेफर बैक कर देंगे। रेफर बैक मतलब कि वापस नाम को ऑडिट कमेटी को भेज देंगे, रेफर बैक कर देंगे रिकमेंडेशन को ऑडिट कमेटी को फॉर रिकंसिडरेशन। किस लिए, ताकि एक बार आप खुद से दोबारा से देख लीजिए, जांच पड़ताल कर दीजिए, और वो ये भी बताएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि हमने क्यों इसको जो है रेफर बैक किया, हम क्यों इससे एग्री नहीं हुए, हम क्यों इससे डिसएग्री हुए, उसका भी जो रीज़न है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी को देंगे। तो प्रोविजन में यही लिखा हुआ है कि देखिए, तो रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, और अगर ऑडिट कमेटी ने जो है उन्होंने जो है रिकमेंड करा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री कर गए, तो क्या होगा, वो फर्दर रिकमेंड कर देंगे मेंबर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में। बट अगर बोर्ड डिसएग्री हो जाता है तो वो रेफर बैक कर देगा रिकमेंडेशन को कमेटी को फॉर अ रिकंसिडरेशन कि भैया आप दोबारा से जांच पड़ताल कर लीजिए, देख लीजिए आपने जो नाम दिया वो सही है या नहीं है, ठीक है।
और वो रीज़न भी देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसएग्रीमेंट का, उनको रीज़न देना पड़ेगा, वो बिना रीज़न के नहीं कर सकते, डिसएग्री नहीं कर सकते एज पर कंपनी लॉ, ठीक है। तो अब ऑडिट कमेटी डस नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन। अब भैया अब मेरी बात सुनिए कि अगर मान लीजिए यही हुआ कि जैसे जोमेटो कंपनी है, जोमेटो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि मिस्टर एक्स एंड सन्स एसोसिएट्स को जो है हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मिस्टर भैया एक्स एंड सन्स पे जो है 5 साल पहले एनसीएलटी का ऑर्डर आया था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, और इसलिए हम नहीं लेंगे। लेकिन जो है ऑडिट कमेटी जोमेटो लिमिटेड की जो है वो कह रही है कि सर मिस्टर जो एक्स एंड सन्स जो एसोसिएट्स हैं, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये बहुत ही रिलायबल और बहुत ही क्रेडिबल ऑडिटर हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ऑडिट कर सकते हैं, और इनकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ये ऑडिट करते हैं तो इसमें क्वालिटी मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़ीरो रिड्यूस हो जाती है। ऑडिट रिस्क ज़ीरो तो नहीं होता, लेकिन कम से कम लो लेवल पे रिड्यूस कर देते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानता नहीं इस बात को। क्यों? क्योंकि उस पर जो है मिस्टर एक्स एंड सन्स पे केस चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? अब मैंने आपको ये बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेफर बैक कर देगा, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेफर बैक कर देगा कि और रीज़न भी देगा, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर ऑडिट कमेटी जो नाम रेफर बैक हुआ, ऑडिट कमेटी जो है ओरिजिनल जो रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था उस नाम को चेंज ही ना करें, वो ये बोल दे कि सर यही हम तो यही देंगे, ठीक है, हम कोई दूसरा ऑडिट फॉर्म या ऑडिटर को नहीं देखेंगे, हमारे लिए यही है, आप लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मत लो। तो उस केस में क्या करेगा बोर्ड? तो उस केस में बोर्ड जो है वो खुद से जो है सेल्फ से वो रिकमेंड कर देगा एज अ ऑडिटर, चाहे इंडिविजुअली ऑडिट फॉर्म हो, तो एज अ ऑडिटर मेंबर को एजीएम में रिकमेंड कर देगा कि भैया हम मिस्टर वाई एंड सन्स जो हैं कहते हैं इसको जो है रिकमेंड कर देंगे मेंबर्स एजीएम में, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी में अगर लड़ाई होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़ा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जीतेगा, ऑडिट कमेटी नहीं जीतेगी यहाँ पे। तो यही बात इसमें भी लिखी हुई है कि ऑडिट कमेटी ने अगर चेंज नहीं करा अपना ओरिजिनल रिकमेंडेशन तो बोर्ड क्या कर सकता है? बोर्ड टू सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन टू मेंबर्स इन द एजीएम, की बोर्ड वही है कि बाय सेल्फ से वो रिकमेंड कर देगा कहते हैं मेंबर्स को एजीएम में कि भैया हम इस प्रपोज्ड ऑडिटर को जो है अपॉइंट करना चाहते हैं, वो ऑडिट कमेटी ये बात नहीं मानेगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि अब हमने तो ये पढ़ ली, अब हमने जो है अपॉइंटमेंट पढ़ ली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ऑडिट कमेटी की, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया कि ऑडिट कमेटी किसको कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी है। तो अब हम आगे ये पढ़ते हैं कि कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार, यानी कि अब मान लीजिए जैसे जोमेटो कंपनी का ही नाम लेता हूँ, मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है और ऑडिट कमेटी है, दोनों के दोनों एग्री हो जाते हैं, और मिस्टर जो भी है मिस्टर एक्स एंड सन्स, मान लीजिए इस बार कि मिस्टर एक्स एंड सन्स जो है वो अब पक्का हो चुके हैं कि ऑडिटर ये जो है अपॉइंट होंगे ही, अब वो पक्का हो चुका है, दोनों जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी एग्री हो गए हैं। तो उस केस में कंडीशन क्या होगी अपॉइंटमेंट की और नोटिस टू रजिस्ट्रार, तो उसके बारे में प्रोविजन पढ़ते हैं कंपनी लॉ में क्या लिखा हुआ है। तो रिटर्न कंसेंट ऑफ ऑडिटर बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, कि उसकी जो है रिटर्न कंसेंट चाहिए कि उस कंपनी में ऑडिटर बनने से पहले उसकी रिटर्न कंसेंट ले लो कि क्या आप हमारी कंपनी में ऑडिटर बनना चाहते हो, आप अपनी कंसेंट हमें रिटर्न में दे दो। दूसरा कि सबमिशन ऑफ अ सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर, ठीक है, और ऑडिटर सबमिशन ऑफ अ सर्टिफिकेट बाय, और ऑडिटर जो है एक सर्टिफिकेट बनाएगा और उसको भी जो है सबमिट करेगा। अब उस सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा रहेगा? उस सर्टिफिकेट में ऑडिटर क्या लिख के देगा? 4 चीजें लिख के देगा, देखना 4 चीजें याद कर लेना कि इंडिविजुअल और अ फर्म एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, कि वो ऑडिटर एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए और वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, इन दोनों एक्ट के अंदर जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। आप कंपनीज एक्ट में सेक्शन 141 पढ़ेंगे तो सेक्शन 141 में ये बता रखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, तो उसमें आप बताएंगे बहुत सारी लिस्ट उसमें दे रखी है कि अगर उसमें से एक भी लिस्ट में ऑडिटर आ जाता है तो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसको जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भैया वो कंपनीज एक्ट 2013 में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में डिस्क्वालीफाई नहीं हो रखा, ठीक है, और वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरा कि प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट जो है, प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर टर्म्स प्रोवाइडेड, और जो एज पर टर्म्स से जो है जो भी टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से जो है प्रोवाइडेड एंड विद इन स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट में जो भी स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी टर्म्स हैं, उसके हिसाब से प्रपोज्ड ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करी जा रही है। तीसरा कि लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द ऑडिटर और ऑडिट फर्म
डिस्क्लोज इन द सर्टिफिकेट्स इज अ ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए कि एग्जांपल से बताता हूँ कि मिस्टर एक्स एंड सन्स जो है, अब मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी दोनों ही एग्री कर गए और दोनों ही मिस्टर एक्स एंड सन्स को ऑडिटर जो है अपॉइंट करना चाहते हैं। लेट सपोज कि 5 साल पहले जो है उसी मिस्टर एक्स एंड सन्स पे जो है एनसीएलटी का ऑर्डर आया था फॉर अ प्रोफेशनल मैटर ऑफ मिसकंडक्ट के लिए। ठीक है, प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट के लिए ऑर्डर आया था। ठीक है, उसने मिसयूज करा था तो ऑर्डर आया था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर दोनों एग्री कर जाते हैं ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उस केस में जो है मिस्टर एक्स एंड सन्स एसोसिएट्स क्या करेंगे कि वो लिस्ट ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ प्रोफेशनल मैटर की उन्होंने वो जो है लिस्ट ऑफ प्रीसीडिंग की जो केस का जो प्रीसीडिंग था प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट जो उस ऑडिटर के या उस ऑडिट फर्म के या फिर उस ऑडिट फर्म की किसी भी पार्टनर के साथ हुआ, उसको अपने सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा और वो भी ट्रू एंड करेक्ट। आप समझे, सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा ट्रू एंड करेक्ट। अब अगला पढ़ते हैं, चौथा चीज क्या है। फोर्थ चीज ये कि उसको ये भी दिखवाना पड़ेगा कि वो सेक्शन 141 जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 है उसकी सारी क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है। तो मेरे साथ चारों चीज़ें याद कीजिए कि इंडिविजुअल ऑडिटर जो है, जो ऑडिटर है वो अपने सर्टिफिकेट के कंटेंट में क्या लिखेगा कि भैया मैं ऑडिटर, मैं एलिजिबल हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुई कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, चार्टेड अकाउंटेंट्स 1949 के अंदर। ठीक है, और मेरी जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो एज पर टर्म्स हो रही है जो कंपनी लॉ में बता रखे और एज पर स्पेसिफाइड लिमिट्स उस हिसाब से हो रही है। मेरे ऊपर अगर कोई प्रोफेशनल मैटर ऑफ मिसकंडक्ट हुआ है या अगर मैं ऑडिट फर्म हूँ और मेरे जो है पार्टनर किसी भी पार्टनर के साथ ही ऐसा प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट हुआ है, तो मैंने उसको सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज कर दिया है और ट्रू और करेक्ट करा है, ट्रू एंड करेक्ट फॉर द बेस्ट विद इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, और मैंने सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट के जो है क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया है। ठीक है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया है। और अब कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पर, तो कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि कंपनी को जो है तुरंत इंटीमेट करना पड़ेगा, इंटीमेशन टू कंसर्न ऑडिटर फॉर हिज अपॉइंटमेंट, फॉर हिज और इट्स अपॉइंटमेंट, यानी कि भैया ऑडिटर को आप जो है नोटिस भेज दीजिए कि आप ऑडिटर अपॉइंट हो गए हैं, यानी कि ऑडिटर अपॉइंट हो गए हैं, मिठाई दीजिए। सिंपल यही है कि आप ऑडिटर अपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, और साथ साथ कंपनी को जो है नोटिस भी देना पड़ेगा अपॉइंटमेंट को, किसको, रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा फॉर्म एडीटी 1 में जो है फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास 15 दिन के अंदर अंदर ऑफ द मीटिंग ऑन विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड। जिस मीटिंग में फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ, तो ऑडिटर अपॉइंट हुआ यानी फर्स्ट एजीएम की कंक्लूजन के 15 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म एडीटी 1 जो है फाइल करना पड़ेगा कंपनी को और रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हमारे ये ऑडिटर है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टर्म ऑफ ऑडिटर। तो अब हम पढ़ेंगे टर्म ऑफ ऑडिटर और एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन यानी कि जो टर्म ऑफ ऑडिटर है, जो टर्म ऑफ ऑडिटर का जो मैं सेक्शन बताऊंगा अभी, टर्म ऑफ ऑडिटर का जो प्रोविजन, ये प्रोविजन कौन कौन सी जो है कंपनीज पे लगता ही है। तो आज हम ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे और बाकी का जो है कंटेंट आप वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम 30 मिनट की क्लास रखते हैं। ठीक है, तो हर रोज़ 30 मिनट की क्लास रहेगी अपनी। ठीक है, लॉ की 30 मिनट की क्लास रहेगी और मैं कवर करूँगा कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसी हिसाब से। तो टर्म ऑफ ऑडिटर, तो टर्म ऑफ ऑडिटर की टर्म ऑफ ऑडिटर, टर्म का मतलब क्या होता है, पीरियड। टर्म का मतलब होता है कि भैया कितने टाइम तक वो ऑडिटर जो है कंपनी में जो है रह सकता है। ठीक है, भले ही वो ऑडिटर इंडिविजुअल हो या वो ऑडिट फर्म हो। भैया अगर इंडिविजुअल ऑडिटर कंपनी ने अपॉइंट करा है तो वो सिर्फ एक टर्म के लिए ही वो ऑडिटर रह सकता है और एक टर्म उसका 5 साल का होगा। एक टर्म जो है वन टर्म जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। आप ये याद रख लीजिए। ठीक है, एक टर्म 5 साल का होता है और ऑडिट फर्म 2 टर्म के लिए हो सकती है, 2 टर्म ऑफ 2 कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक, यानी कि वो लगातार 2 टर्म तक जो है कहते हैं ऑडिट फर्म अपॉइंट हो सकते हैं, यानी कि लगातार 10 सालों तक वो रह सकती है। और इंडिविजुअल की बात करें तो सिर्फ 5 सालों तक। अब सवाल ये जो सेक्शन है कौन कौन सी कंपनियों पे लगता है, जो प्रोविजन है, जो मैंने अभी ये प्रोविजन पूरा बताया, तो ये जो प्रोविजन है ये किन कंपनीज पे लगता है, किन कंपनी पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन की प्रोविजन की आती है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो ये पढ़ते हैं। सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज पे लगता है।
सारी की सारी जितनी लिस्टेड कंपनी, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले लिस्टेड कंपनी क्या होती है, उन सभी लिस्टेड कंपनीज पे जो है ये वाला जो टर्म ऑफ ऑडिटर है लगता है। ठीक है। दूसरा, जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, उन पे भी लगता है। सारी की सारी प्राइवेट कंपनी है जिनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, उन पे लगता है। सारी की सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों की दोनों जिनकी पब्लिक बोरोइंग यानी कि लोन, पब्लिक से जिन्होंने लोन ले रखा है, चाहे डिबेंचर हो, डिपॉजिट्स हो, ठीक है, या लोन हो आउटस्टैंडिंग, तो पब्लिक उनकी जो बोरोइंग है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या पब्लिक डिपॉजिट से, वो 50 करोड़ है या उससे ज़्यादा है। ठीक है। तो याद कीजिए कौन कौन से, या तो सारी की सारी लिस्टेड कंपनी, सारी की सारी अनलिस्टेड कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा हो, और अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिनकी पब्लिक बोरोइंग कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, पब्लिक डिपॉजिट से 50 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो, तो उन पे ये जो है टर्म ऑफ ऑडिटर जो है, टर्म ऑफ ऑडिटर का जो है सेक्शन लगता है। ठीक है। ये वाला जो है टर्म ऑफ ऑडिटर का ये सेक्शन लगता है। ठीक है। तो आज के लिए दैट्स इट, यही क्लास खत्म करते हैं, बाकी का कंटेंट हम कल करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो चलिए नमस्कार, चलते आज की क्लास खत्म हुई, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और कहते कमेंट भी कर दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे। ठीक है। तो चलिए।